अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमाद हाजिर है फिर उसी सेम आवाज़ के साथ। आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे जी? आज हम बात करेंगे साइंस पे। आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे जो मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। आप पिछले दिनों यही बहुत बात कर रहे थे, तो मैं भी यही सोचा था कि मैं रिलीजन को क्यों इतना डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, रिलीजन को मेरा डिस्कस करने का मेन मकसद यही है, पहले भी मैंने आपको इस बारे में बात की थी कि यार रिलीजन जो है ना, वो हमारे अंदर इतना सरायत कर चुका है कि हम ना तो रिलीजन के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनने को तैयार हैं, ना हम अपने आप को या अपने माशरे को इस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पर फुल लिबरल हो। लिबरल माशरे से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि लोग नंगे फिरें, लड़के लड़के नंगे फिरें, इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है। लिबरल माशरे से ये मुराद होती है कि एक इंसान को इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म हासिल हो, यानी अगर वो किसी चीज़ पर एतराज़ कर रहा है तो वो उसे खुला एतराज़ करने का हक हो। ठीक है, हाँ, वो कुछ सेंसिटिव इशूज़ हैं, उसके ऊपर इंसान को लबकुशाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो सब आप जो है ना वो खुद बेहतर जानते हैं कि क्यों नहीं करनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो है ना वो अनचेंज होती हैं, जैसे मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स में भी कुछ चीज़ें अनचेंज्ड है। आप आइंस्टाइन की थ्योरी में देख लें, या आप क्वांटम फिजिक्स में देख लें, या आप न्यूटन मैकेनिक्स में देख लें, आप ब्रोविनियन मैकेनिक्स में देख लें, चीज़ें जो है ना, अगर टू जो है ना वो टू ही रहेगा, थ्री थ्री रहेगा, फोर फोर रहेगा। हाँ, इसके रिलेशन बीच में डिफरेंट हो सकते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन चीज़ जो है वो एक एग्जैक्ट डिस्क्रीट क्वांटिटी रहेगी। ओके, तो मैं इसलिए डिफाइन करता था, बात कर रहा था कि मैं रिलीजन को अब हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। रिलीजन चूंकि हमारे अंदर तक सरायत कर गया था, हमें इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म चाहिए जिसके अंदर हम खुले बैठ के इन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, वो इंट्यूशंस जिसके अंदर हमारी बिल्ड होगी, हम सोचेंगे जिसके अंदर, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल शुरू करेंगे, उन टॉपिक्स को हम खुला होकर डिस्कस करेंगे। कम से कम हमें इतना इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म अपने माशरे में लाना चाहिए, और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर ये माशरा का लिबरलिज्म जो है वो हमें चाहिए तो ये इस्लाम में ना हो। ये इस्लाम में था, इस्लाम में इंटेलेक्चुअल लिबरलिज्म था। ओके, व्हाट इज साइंस? आ जाते हैं अब अपनी बात पे, जिसको जो है ना हमने आम करना है आवाम के अंदर। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे अंदर रिलीजन आम है, हम साइंस भी अगर अपने अंदर आम करेंगे तो हम मल्टीपल मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हमारी स्टार्ट होगी। हम एक्चुअल में चीज़ को समझने लगेंगे, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें कि आया वो बंदा कहना क्या चाह रहा है, मेरे दीन में इसकी क्या जगह है। ठीक है, हमारी सुपरवाइजर हजरात जो है ना अक्सर एक बात किया करती हैं कि यार आपने क्या करना है, आपने ये नहीं करना कि कोई आपको गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने ये देखना कि वो बंदा जो बात करे उसमें से अपने काम की बात निकालो, बाकी जाए भाड़ में, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, अगर वो सामने वाला बंदा जो है ना वो किसी कोई ऐसी उसने बात करी है, मिसाल दी है जिससे आपका काम बन रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, टेक दैट थिंग एंड बाकी सारी चीज़ों को उठा के साइड पे कर दें। ठीक है, तो व्हाट इज साइंस? साइंस की बुनियाद उस वक्त रखी जाती है जब इंसान के अंदर कुछ जानने की जुस्तजू पैदा होती है। जो जानने की जुस्तजू क्यूरोसिटी कहलाती है, कि एक बंदा जब एक चीज़ को, एक फिनोमिना को, एक अमल को एक तरीके से होते हुए देखता है तो वो उसको समझने की कोशिश करता है कि आया एक चीज़ अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है। इंसान की ज़िंदगी में जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी तरीका होता है, उसके अंदर तीन सवाल होते हैं। एक चीज़ क्यों हो रही है, एक चीज़ कैसे हो रही है, और एक चीज़ के होने की जो है ना वो कहाँ से हो रही है। ठीक है, तीन सवालात होते हैं, क्यों, कैसे और कहाँ। अब इसमें जो हमने हमारे हजरात ने, अक्सर जानने वालों ने, अक्सर लोगों ने इसमें जो एक इशू क्रिएट किया वो ये किया कि उन्होंने इसको एज अ क्यों डील किया। देखें, अगर मैं एक 30 हर्ट्स का ट्यूनिंग फॉक लेता हूँ, उसको हिट करता हूँ, तो सामने वाले जो 30 हर्ट्स की ही ट्यूनिंग फॉक के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगी। 40 हर्ट्स का पड़ा होगा, 20 हर्ट्स का पड़ा होगा, नहीं होगी ट्यूनिंग। 30 हर्ट्स वाले पे ही ट्यूनिंग स्टार्ट होगी। तो ये जो फिनोमेना है, अगर मुझसे कोई पूछेगा भाई ये चीज़ हो क्यों रही है, तो मैं उसे कहूँगा भाई ये हो रही है रेजोनेंस से। अगर वो मुझे आके ये पूछेगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, मैं कहूँगा खुदा को पता है, मुझे क्या पता क्यों हो रही है। यहाँ पर जो दो राह बना, वो ये बना कि हमने क्यों का जवाब भी देना शुरू कर दिया। साइंस में आज क्यों का जवाब दिया जा रहा है, हालांकि साइंस तो क्यों को डील ही नहीं करती है, साइंस तो कैसे को डील करती है कि एक फिनोमेना आया हो रहा है तो कैसे हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ट्यूनिंग फॉक की मैंने मिसाल दी कि अगर रेजोनेंस का फिनोमेना हो रहा है, तो वो हम उसे कहेंगे कि यार ये क्यों, इसका जवाब नहीं है, इसका कोई सवाल क्यों नहीं बनता, इसका सवाल ये बनता है कि ये फिनोमेना कैसे हो रहा है। तो आप ये बताएंगे जी ऐसे जब ये ट्यूनिंग फॉक तेजी से टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट करता है तो ये अपने इर्द गिर्द के एयर के पार्टिकल्स को, एयर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराता है। जब वो वाइब्रेट कराता है तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स, चूंकि वाइब्रेशन इन द मीडियम इज कॉल्ड वेव, तो जब सामने वाले की तक वो बात पहुंचती है तो उसके एयर के इर्द गिर्द के जो पार्टिकल होते हैं वो भी उस ही फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जब वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसीज एडअप हो जाती है, तो एक लार्ज एम्पलीट्यूड हमें मिलता है। वो लार्ज एम्पलीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ 30 हर्ट्स के जो ट्यूनिंग फॉक है उसके ऊपर हमें शो होता है। ये कैसे हो रहा है ये मैंने बता दिया। ये क्यों हो रहा है भाई ये मुझे पता नहीं है। यही हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना, दो राहें बन गई कि हमें हमें क्यों का जवाब भी देना है। साइंस में भी यही गलती है कि वो क्यों का जवाब देने की कोशिश करती है, हालांकि उसका मकसद कैसे करने का है। और यही बात मजहब में भी है कि मजहब जो है वो हमेशा साइंस को गलत नजरिए से देखती है कि यार ये साइंस जो है क्यों का जवाब दे रही है, साइंस क्यों का जवाब नहीं दे रही, कैसे का जवाब दे रही है। ठीक हो गया, ओके, ये क्लियर हो गया। और तैमूर रहमान एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे, अगर मैं इसका मैं फिलोसोफर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये उन्होंने पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप कह लें, वो बहुत अच्छे हैं। लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोफेसर हैं।
ठीक है, डॉक्टर तैमूर रहमान। उनको आप जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, मैं भी उनकी काफ़ी वीडियो सुनता हूँ। वो क्योंकि एक थोड़े से सोशलिस्ट आदमी हैं, सोच के हैं। उन्होंने साइंस को डिफाइन जब किया तो वो ज़ाहिर बात है उन्होंने भी किसी जगह से देखा होगा, लेकिन मैं उनकी वीडियो को ही सेड एंड आई कोट कि साइंस उस वक्त जन्म लेती है जब आप किसी भी अमल को, किसी भी फिनोमेना को, किसी भी जो एक्सपेरिमेंट, जो काम हो रहा है, उस चीज़ को आप रिलीजन को बाहर निकाल के उसके अंदर पुट इन करके सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ये देखते हैं कि अगर आपने 100 रुपया किसी बंदे को दिया और आपने उससे कहा कि भाई जब तुम मुझे वापस करोगे तो 15 रुपए दोगे, तो इसके अंदर जो ये 5 रुपए हैं, साइंस ये कहती है कि आपने उस मनी यानी पैसे पे आपने 5 रुपए लिया, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है, यू हैव गिव दैट गाय और गर्ल अ सर्विस, देन इन रिटर्न वो 5 रुपए एड अप होके वैल्यू जो है वो आपको मिल गई। अब ये एक साइंसी बुनियादों पे देखा जाए तो साइंस का मतलब ये है कि इसमें रिलीजन का कोई अमल दखल नहीं है, मेरी आंखों से मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है तो ये प्रॉफिट मैं लूंगा। लेकिन रिलीजन जब यहाँ पर आता है तो वहाँ पर आ जाती है फेथ, कि आपको किसी एक थर्ड पार्टी यानी डिवाइन रिविलेशन के थ्रू ये बताया गया है कि अगर तुम ये 5 रुपए लोगे तो एक्चुअल में ये 5 रुपए तुम्हारी जेबों में नहीं जा रहे, ये तुम्हारे पेटों में नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं खुडे लैंड, ये तुम्हारे लिए अजाब बन रहे हैं, तुम खुदा से जंग का आगाज कर रहे हो। अब खुदा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? साइंस इसको नहीं मानती। साइंस कहती है भाई ये खुदा की जो चीज़ है ना इसको साइड पे रखो। जब आपने उठा के खुदा के कॉन्सेप्ट को साइंस में रखा, साइड में रखा, तब साइंस ने जन्म लिया। क्या मैंने लफ्ज़ बोला? मैंने कहा जब आपने खुदा के तस्वर को आम अवामिल में से निकाल के साइड पे रखा तब साइंस ने जन्म लिया। ठीक है, हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि इस्लामिक साइंसेज, ठीक है, और इस्लामी साइंस है जी, और कुरान में जो है ना वो फलाने लेटर को फलाने लेटर से मल्टीप्लाई करो, इतने लेटर है, इसको ऐड करो, इसको डिवाइड करो, इसको चाइना ले जाओ, उसको जापान ले जाओ, उसको वहाँ से आगे पीछे ला लू के कट कटा के छींग बड़िंग करके आपके पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई। ओ जी कुरान का मौजज़ा जाहिर हो गया जी नाजरीन, कुरान से हमने स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन कर ली। भाई उस चीज़ को पहले स्टडी करो जिस चीज़ ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फाइंड की थी, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। या अगर थ्योरेटिकली बात करूँ तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अब मेरी नज़र में अगर मैं एज अ साइंटिस्ट सोचूं, एज अ आम इंसान भी सोचूं, तो मेरी नज़र में तो सबसे पहली बेहतरीन चीज़, सबसे ऑथेंटिक चीज़ जो है ना, सबसे काम करने वाली चीज़ जो है वो तो मैक्सवेल की इक्वेशन हुई, जिसने पहले से लाइट की इक्वेशन को फाइंड कर लिया, जबकि लाइट जो है वो अभी सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं हुई थी। डेवलप तो हो गई थी, हो भी गई थी, हम देखते आए, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं होती थी। तो मेरी नज़र में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन जो है, एम्पियर्स लॉ और फैराडे लॉ ज़्यादा बेहतर है कुरान की निस्बत। देखा जाए तो यही बनता है। लेकिन क्योंकि हम जो है ना, एक कुरान जो एक बुक ऑफ गाइडेंस है, ठीक है, बुक ऑफ मैथ नहीं है, बुक ऑफ फिजिक्स नहीं है, हम उसको उठा के एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो आंसर गलत ही देगी ना। जाहिर सी बात है, कुरान जब इस चीज़ की बुक ही नहीं है तो वो क्यों आंसर देगी? तो हमने इस चीज़ को गलती करी, ये करी कि हमने इन दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर लिया। ठीक है, तो अब बात ये हुई कि जब हमने एक भी अवामिल उसमें फिजिकल कोई अवामिल के अंदर से जब हमने खुदा के तस्वर को साइड पर रखा, मैंने ये नहीं कहा कि निकाल दिया, मैंने ये कहा कि खुदा के तस्वर को साइड पर रखा, तो जदीद साइंस ने जन्म लिया, जिसको आज हम साइंस कहते हैं। जो हमारी बुक्स में इसके ऊपर डेफिनेशन ऐसी होती है कि अ नॉलेज विच इज गेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो प्रैक्टिकल तजुर्बा करने से एंड एक्सपेरिमेंटेशन और तजुर्बा करने से और ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा यानी देखने से। मुशाहिदा कैसे होता है? मैंने आपको पहले एपिस्टेमोलॉजी में बता दिया, एपिस्टेमोलॉजी वाली पॉडकास्ट में, कि यार हम मुशाहिदा 5 चीज़ों से करते हैं, ठीक हो गया। उन 5 चीज़ों के थ्रू आप कोई चीज़ जो है ना वो बताना, दिस इज साइंस, ठीक है, उस पर किसी नतीजे पर पहुंचना, दिस इज साइंस। अच्छा, अब हम साइंस की इन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं कि आया साइंस जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है। देखिए, हमारे पास एक जनरल साइंस जो है वो कॉन्सेप्ट जो है ना, उससे पहले हमें एक चीज़ बात करनी पड़ेगी, क्या यह साइंस बताते खुद आई कहाँ से? एकदम से तो एक चीज़ नाजिल नहीं हो जाती है। तो साइंस की जो बुनियाद है, साइंस की जो बेस है, वो फलसफा है। ये अक्सर लोग कहते हैं ना कि फिलोसफी इज द मदर ऑफ साइंसेस, ठीक है, एंड मैथ इज द फादर ऑफ फला, और फादर मदर बनाते रहते हैं, लेकिन ये किसी इसके पीछे कोई साइंस मौजूद है, ठीक है। एक चीज़, एक फिनोमेना को देखना, उसको मटीरियलिस्टिकली समझना, दिस इज साइंस, ठीक हो गया। और ये जो है ना, इसकी बेस है फलसफा। फलसफा जो है ना वो क्या है, वो तो आज तक किसी को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आर्गुमेंटेशन है, इसमें लिंग्विस्टिक यानी ज़बान इन्वॉल्व है कि आपने ज़बान को किस तरीके से समझना है, एंथ्रोपोलॉजी इन्वॉल्व है कि इंसान किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, सोशियोलॉजी इन्वॉल्व है, इमरानी निज़ाम हमारा, माशी निज़ाम इन्वॉल्व है, क्या है, ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो एक्चुअल में जो क्रक्स जो है ना उन सब चीज़ों का, वो फलसफा है। फलसफा जो है ना वो आगे जाके आता है। रिसेंटली मैं एक बहुत अच्छा चैनल देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने ये बात हमें कोट करी इस तरीके से कि वो ये कहना चाह रहे थे कि आप विकिपीडिया खोलें, विकिपीडिया पे आप जिस भी किसी टॉपिक पे क्लिक करेंगे, उस टॉपिक के अंदर सब हेडिंग्स होती हैं, आप उसकी हर दूसरी सब हेडिंग को क्लिक करें, दूसरा एक पेज खुलेगा विकिपीडिया का, फिर सब हेडिंग को क्लिक करें, फिर एक पेज खुलेगा। आप 20वीं सब हेडिंग तक पहुंचते पहुंचते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, ऐसे विकिपीडिया के पेज पे पहुंच जाएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा फिलोसफी। यानी हर विकिपीडिया का पेज, ख्वाह आप फ्रेम को रखें, लैपटॉप को रखें, मोबाइल फ़ोन को रखें, कुरान को रखें, साइंस को रखें, फिजिक्स को रखें, केमिस्ट्री को, जिसको भी रखते हैं, जब आप 20वें या उससे पहले आप एक ऐसे पेज पे पहुंच जाएंगे जो डिफाइन कर रहा होगा फिलोसफी को। यानी हर चीज़ जाती है फलसफे तक, और फलसफे की आगाज़ जो है वो इंसान के खुद होने से हुआ, कि इंसान जब खुद हुआ ना, खुद से मुराद ये जब इंटेलेक्चुअली समझने लग गया चीज़ को, तो तब से फलसफे की बुनियाद रखी जा चुकी थी।
ठीक है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, फ़लसफ़ियों की मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती हैं, तो ये जो है ना ये उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए। तो फ़लसफ़ा जो है ना वो एक्चुअल में साइंस का क्रक्स है। तो साइंस जो है ना वो हमने आपको बता दिया कि जब आप खुदा के कॉन्सेप्ट को किसी भी अवामिल से निकाल के बाहर रख देंगे, मैंने ये नहीं कहा कि हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे ना, खुदा के कॉन्सेप्ट को बाहर रख दिया, हमने बीच में मटेरियलिस्टिकली उसको डील करना शुरू किया, तो साइंस की बुनियाद हुई, ठीक हो गया। वरना अगर हम खुदा के कॉन्सेप्ट को रखते, कभी सोचे ना, अगर हम खुदा के कॉन्सेप्ट को साइंस के अंदर रखते तो क्या होता? जी हम यही कहते कि ओहो ये तो मैंने बटन ऑन किया, लाइट जल पड़ी। अच्छा, ओके, मैं उसका तो पादरी साहब जो हैं वो क्या कहेंगे, जो हमारे पुराने क्रिश्चियनिटी के जो लोग थे वो ये कहेंगे कि जी आपने बटन ऑन किया, खुदा ने चाहा कि लाइट जल गई, खत्म हो गई बात। आपने अब इस चीज़ के अंदर जाना ही नहीं है कि यार वो लाइट क्यों जली, आपने इस चीज़ के अंदर जाना ही नहीं है कि बटन से ऐसा कौन सा सिग्नल गया कि लाइट जल गई, आया ये लाइट जो है ये जो हिल रहा है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये क्या है, आपने इस बारे में नहीं जाना। आपने क्या कह दिया, खुदा ने चाहा तो लाइट जल गई, खुदा ने चाहा तो ये हो गया, खुदा ने चाहा तो ये ऐसा हो गया, खुदा ने चाहा तो ये मैंने बटन क्लिक किया और ये क्लिक हो गया, ठीक है। तो खुदा ने चाहा तो खुदा का जो लफ्ज़ है यहाँ पर, मैं लफ्ज़ की बात करूँ, खुदा का जो लफ्ज़ है ना वो यहाँ पर नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो जब खुदा के लफ्ज़ को बाहर निकाल दिया गया, साइड पर रख दिया गया कि यार ये आया जला क्यों, मुझे इस तक पहुंचना है कि ये जला क्यों, मैंने बटन दबाया और बल्ब जल गया, ये क्यों जला, इस वक्त इस जब खुदा को बाहर निकाला गया कॉन्सेप्ट को, खुदा के लफ्ज़ को, तो फिर रेनेसां हुआ, जिसे निशात सानिया कहते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना ये इस वजह से चली, ठीक है। और ये निशात सानिया जो है ना ये फिर बड़े बड़े टाइकून्स हैं जिसके ऊपर ये खड़ी हुई है। सबसे पहले तो फलसफे के लिहाज से जब इस निशात सानिया यानी रेनेसां का जो रास्ता हमवार किया गया वो फलसफे के लिहाज से थॉमस एक्विनास ने किया। थॉमस एक्विनास उसमें इटली और फ्रांस के ऐसे फलसफियों में शामिल थे जिन्होंने रिलीजन को टच रखते हुए साइंस को, फलसफे को थोड़ा बहुत डिफाइन किया। फिर उसके आगे जाके लोगों ने जो है ना प्योर मटीरियलिस्टिकल एक बिहेवियर दिया, ठीक है ना, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही होती है किसी आइडिया की, हम उसके अंदर किसी थर्ड पार्टी को इंक्लूड नहीं करते। और साइंस जो है बेसिकली डील्स विद क्वालिटी क्वांटिटी, ठीक है, ये सिर्फ क्वांटिटी को डील करती है और क्वालिटी को डील करती है कि क्वालिटेटिवली कोई चीज़ कैसी है, यानी आइडियली एक चीज़ कैसे हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम कार्नोट इंजन पढ़ते हैं अपने एफएससी में कि ऐसी थर्मोडायनामिक साइकिल है कि जिसके अंदर कोई हीट लॉसेस नहीं होते, जो भी चीज़ है, जो भी हीट इन है वही हीट आउट होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस करती है और इसकी कार्नोट अपनी एफिशिएंसी होती है, ये हम इसको डील करते हैं। लेकिन इसमें जो है ना हम ये चीज़ें नहीं डील करते कि आया वो लॉसेस जो होंगे वो क्या होंगे। तो मतलब हम ये कहते हैं कि हर चीज़ एजम्पशन पे बेस करती है, तो आया एजम्पशन पे जब बेस करती है तो हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, तो यूज़ इसलिए करते हैं कि एक चीज़, ये हमारे टीचर ने हमें कहा था, माई टीचर सेड एंड आई कोट, कि एक चीज़ क्वालिटेटिवली तो आइडियल प्रोसेस को फॉलो करती है, क्वांटिटेटिवली ना करे बेशक, लेकिन क्वालिटेटिवली हमें एक फ्रेमवर्क, एक स्केलेटन मिल जाता है कि आया इसकी शक्ल कैसी होगी। मिसाल के तौर पे अगर कार्नोट साइकिल है, कार्नोट हीट इंजन की बात करता हूँ कि यार उसमें जो है ना वो पहले ही कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होती है, फिर कांस्टेंट वो जो है ना वो होती है एडियाबैटिक एक्सपांशन होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है, फिर हीट रिजेक्शन होती है, ऐसे ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये जो साइकिल है, अब ये साइकिल क्वालिटेटिवली तो ऐसे काम कर रही है, ठीक है, क्वांटिटेटिवली जो है ना ये ऐसे काम नहीं करती। जब मैं इसको साइकिल बनाऊंगा तो मैं वो रैनकाइन साइकिल बनेगी, ठीक है, जिसके अंदर वो सुपर हीटेड हॉर्न जा रहा होगा, वो दैट मीन्स कि वो जो है ना किसी तरीके से आगे पीछे करके उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं एक रियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो मतलब क्वालिटेटिवली तो वो कार्नोट साइकिल को ही फॉलो कर रही है, रैनकाइन साइकिल हो, ब्रेटन साइकिल हो, ये मैं थर्मोडायनामिक्स वाले जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको समझ आ रही होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं थर्मोडायनामिक्स साइकिल की बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो वो जो है ना वो क्वालिटेटिवली तो फॉलो कार्नोट को ही कर रही है। साइंस क्वालिटेटिवली अपने आइडियल बिहेवियर को फॉलो करती है, लेकिन जब क्वांटिटेटिवली बात आती है तो वो फिर उसको फॉलो नहीं करती, लेकिन हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि किस तरीके से हमने इस चीज़ को एड्रेस करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो हमने जो है ना कि मतलब जो तरक्की शुरू करी, वो तरक्की मैंने आपको बताया कि फ़लसफ़ा जब आया उससे दूसरा तरक्की स्टार्ट करी, उसके बाद क्यूरोसिटी ही फ़लसफ़े की माँ है, ठीक है। वो जब ये चीज़ें हुई तो इनमें स्टार्ट हुई, लेकिन जो बेसिक आगाज़ है, पिन पॉइंट अगर वो देखा जाए तो वो आसमान है। आसमान कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये है कि इसके अंदर अगर मैं एक और वर्ड यूज़ करूँ, सॉरी टू से, अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ कि आयतुल्लाह, अल्लाह की निशानी, ठीक है ना, आयात जो है ना अल्लाह की निशानियाँ जो हैं, मैं अल्लाह की निशानियाँ अगर कहूँ, मैं कहूँ यार नेचुरल की बात कर लेता हूँ क्योंकि मैंने खुदा को निकाल के साइड पर रख दिया, अल्लाह की निशानियाँ मैं नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन कुरान जो है ना जिस वर्ड को यूज़ करता है वो अल्लाह की निशानियों का वर्ड यूज़ करता है कि यार तुम इसको देखो, ये चिड़िया को देखो यार, ये कैसे उड़ती है, ठीक है ना, कैसे यूँ करती है और उड़ जाती है, तुम नहीं उड़ सकते हो यार, है सोचने की बात है ना, हमारे को सोचवा रहे हैं कि यार सोचो, कुन जैनो सोचो, ये कुछ स्क्रॉलिंग बंद कर दो थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम जो है ना ये हाथ पाँव हिला रहे हो, ऐसे नहीं हिला रहे, ठीक है। थोड़ा सा इसको अकल को हाथ पाओ यार, थोड़ा सा अकल को हाथ पाओ, ये तुम्हें गलत बताया गया है कि तुम लोगों ने जो है ना वो मजहब को कोई और बला बना लिया, साइंस को कोई और बला बना लिया ना, ये इसको सोचो कि यार ये चीज़ हो रही है एक्चुअल में कैसे हो रही है। खुदा को कॉन्सेप्ट इन चीज़ों के अंदर से निकाल देने का मतलब ये नहीं होता कि तुम खुदा को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये होता है कि तुम खुदा तक दूसरे तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और पहुंचना चाह रहे हो उस तक, और जो याद रखो जिस चीज़ की तमन्ना होती है उस चीज़ को इंसान हासिल कर ही लेता है। ये थोड़ी सी मोटिवेशन थी आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको आगे लेके चले। तो फिर आसमान के देखने से
ठीक है ना। मैं एक्चुअल साइंस की बात कर रहा हूँ कि जो आसमान के देखने से, लेकिन इसको जनरली अगर कुरान की टर्म में देखा जाए तो आयतुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियों को के ऊपर तदब्बुर यानी सोचने से, गौर व फिक्र करने से, गौर व खोज करने से हम जो है ना खुदा तक, या हम उसको कहेंगे साइंटिफिक रियल्म का आगाज़ होता है। लेकिन जो एक्चुअल में साइंस का आगाज़ हुआ था वो आसमान को सोचने से। लियोनार्डो डा विंची ये था आई थिंक, या माइकल एंजेलो, पता नहीं किसकी एक पेंटिंग थी, वो पेंटिंग बड़ी फेमस है मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर मेरे पास हुई तो मैं आपको दिखा दूंगा कि उसके अंदर जो है ना वो एक स्टारी एक स्काई है। वो स्काई जो है ना बड़े अजीब तरीके से वो पेंट किया है उस पेंटर ने, डविंची थी आई थिंक, कोई और थी, उसने भी पेंट किया। उसने जो है ना वो आगाज़ किया है साइंस का। कैसे आगाज़ किया? एस्ट्रोनॉमी के थ्रू। एस्ट्रोनॉमी इज अ थिंग विच एवरीवन कैन ऑब्जर्व विद हिज, और हर ये दो दो गोले गोले अंडे हैं ना आंखें, इससे हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है। उसने ऑब्जर्व किया, यार ये देखा, यार ये स्टार है, यार ये इधर है, यार ये उधर है, यार ये घूमता भी है। आज स्टार मेरे पंखे की तरफ है, आफ्टर सम टाइम सुबह होने से पहले जो है ना ये स्टार जो है ना लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा घूम हो जाएगा, ठीक है, फिर एकदम से एक सूरज नमूदार हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यही सोचते थे कि अर्थ जो है ना उधर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी ये बिल्कुल सेंटर में, बाकी सब जो अला बला जो है ना, ब्लैक होल हो गया, सेजिटेरियस हो गया, फलाटीन, जो भी हमारे सितारे सितारे हैं, जाइचे वाइचे, और जो भी प्लेनेट हैं, प्लूटो वगैरह जो भी है ना, वो सब जो है अर्थ के गिर्द घूमते हैं। ये पहले हमारा कॉन्सेप्ट था, चलो अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और फिर बाद में हमने इस कॉन्सेप्ट की तरफ आए कि हमने कहा नहीं जी, ये सिर्फ अर्थ ही नहीं, अर्थ के गिर्द नहीं घूमते, ये क्या नाम है इसका, सारी दुनिया के आपस में भी कहीं घूम रहे होते। फिर हमने कहा कि नहीं जी, बीच में सेंटर में एक सन है, वो अर्थ जो है ना इसके गिर्द रिवॉल्व करती है, और बल्कि सारे प्लेनेट इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर रिसेंटली 2017 नहीं 2021 में या 2022 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है ना वो थर्ड शेयर किया, हाफ वन थर्ड शेयर किया दो बंदों ने, एक्सो प्लैनेट्स। यानी एक्सो प्लैनेट्स ये कि जो अर्थ जो सन सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं कर रहे, इस तरह एक और सिस्टम भी है, वो आपस में, उसमें भी अर्थ है, उसमें अर्थ तो नहीं है खैर, उसमें भी प्लैनेट है अर्थ की तरह के, और वो भी घूम रहे हैं एक सितारे के गिर्द। तो एक्सो प्लैनेट का कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि 2020 का आई थिंक नोबेल प्राइज इनको मिला था, ग्रीमैन थे, पता नहीं कौन थे। अच्छा, तो इंसान ने जब ये देखा कि यार वो सेंटर नहीं है और भी आवाम है, तो ये भी आसमान से शुरू हुआ साइंस का सफर। कि हम आप भी कभी निकला करें यार, आप लोग भी घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते, कभी छत पे जाएं यार ऊपर। आप छत पे जो है ना वो हमेशा गलत काम के लिए जाते हैं, अच्छे कामों के लिए भी छत पे जाया करते हैं। इंसान रात को जाता है जी, तकिया ले आराम से, ठीक है ना, छत थोड़ी सी साफ करिए, बिल्कुल सीधा लेट जाए और देखें आसमान में कैसे खुदा ने जो है ना, अब खुदा कॉन्सेप्ट मैं नहीं यूज़ कर रहा यार, लेकिन कैसे किसी नेचर ने ऐसे अचानक से बना दिया सब कुछ है। आप थोड़ी देर फोकस करें, आपको कोई सितारे सयारे घूमते हुए भी नजर आएंगे, ठीक है। आप यकीन करें, मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, लेट आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। आप कल सुबह उठें, सॉरी कल शाम को, जैसे ही सूरज गरूब हो जाए, ठीक है, आप जाएं छत पे और आसमान को देखें। आसमान के ऊपर द ब्राइटेस्ट स्टार विच यू कैन सी, द ब्राइटेस्ट स्टार दैट गोना बी आइदर वीनस और जुपिटर। एक्सरसाइज आप करके देख लें। तो मतलब आप अपनी आंखों से वीनस को देख रहे हैं या जुपिटर को देख रहे हैं, कितना कमाल की बात है, आप इतने मीलों दूर सितारे को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ थी, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसने जो है ना साइंस की बुनियाद रखी कि आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सेंटर नहीं है, फिर आप किसी सन की गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर सन जो है ना वो सिर्फ एक कल्ला रिवॉल्व, ये कल्ला सिस्टम नहीं है, सोलर सिस्टम नहीं है, इससे बियॉन्ड भी और आसमान में चीज़ें हैं, ठीक है। तो आसमान को देखने से इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई। एस्ट्रोनॉमी जो है ना उसने डेवलपमेंट साइंस की स्टार्ट करी, ठीक हो गया। जिसमें हमारे पास जो मशहूर नाम जो है, पहले तो पेंटर्स थे, उसके बाद फिर हमारे मशहूर योहानस केपलर थे, जिन्होंने केपलर का लॉ दिया कि किस तरीके से प्लैनेट जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास निकोलस कोपरनिकस थे, जिन्होंने फिर जो है ना ये प्लैनेटरी लॉज का उसको इंटरप्रेट किया, इसको और एलेबरेट किया, इसको डिफाइन किया कि किस तरीके से इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होती हैं। इन सब लॉज को देखते हुए गैलीलियो और न्यूटन, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीलाई, आइजैक न्यूटन, और अभी मेरे ध्यान में और नाम नहीं आ रहा। आई थिंक लाइबनस को मैं इसमें इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि लाइबनस जो है ना वो बेसिकली थोड़ा सा मैथमेटिशियन टाइप थे, मैथ को वो फोकस करते थे, ठीक है। अच्छा, मैथ जो है ना वो उस पर बहुत लंबी बात होती है, वो हम इधर डिस्कस नहीं कर रहे कि मैथ का ऑरिजिन क्या है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक्सपेरिमेंटेशन जो हम देखना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में एस्ट्रोनॉमी की मरहून मिन्नत है। एस्ट्रोनॉमी जब हम देखते थे, हम साइंस उसको देखते थे स्टार्स को, तो तब वो पैदा हुई। मैं यहाँ पर ये बात करना चाह रहा हूँ। तो ये जो दो, निकोलस कोपरनिकस और योहानस केपलर, इनकी बदौलत जो है ना सर आइजैक न्यूटन पैदा हुए, जिन्होंने तदब्बुर की मैदान में जो है ना वो क़यामत बर्पा कर दी। उन्होंने जब ये देखा कि एक्चुअल में आपको बताऊं आइजैक न्यूटन का कमाल क्या है। आइजैक न्यूटन ने किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया, हमें कहते हैं कि उसके सर पे एप्पल गिरा, हाँ लिटरली मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, आइजैक न्यूटन के सर पे कभी एप्पल गिरा ही नहीं। यकीन करें आप, उसके सर पे कभी एप्पल गिरा ही नहीं, ठीक है। आइजैक न्यूटन जो है ना वो पहले से ही इतने टैलेंटेड थे, ठीक है। वो पहले से ही क्या कर रहे थे। आइजैक न्यूटन का कमाल बताऊँ क्या है, उनका कमाल ये है कि उन्होंने मैथ को और साइंस को मिला दिया। मैथ एक्चुअल में साइंस नहीं है, आपको पता है, लॉजिक है मैथ। लॉजिक कभी भी साइंस नहीं होती, वो फलसफे की निकली हुई होती है, 1+1 2 होता है, ठीक है। तो साइंस को और मैथ को जब मिलाया गया, उसके नतीजे में जो है ना वो नई फील्ड्स पैदा हुई, ठीक है, जिसको हमने मैकेनिक्स कहा, जिसको हमने फ्लूइड अगर मूव कर रहा तो फ्लूइड मैकेनिक्स कह दिया, ठीक है ना। और
सॉलिड के अंदर जो चेंज हो रही है उसे सॉलिड मैकेनिक्स कह दिया, मटेरियल साइंस कह दिया, ठीक है, और हीट जो ट्रांसफर हो रही है उसको हीट ट्रांसफर हीट मैकेनिक्स कह दिया या थर्मोडाइनामिक्स कह दिया, ठीक है। इसमें हमने इसको नाम दे दिया। तो न्यूटन का सबसे बड़ा कमाल यही था कि उन्होंने साइंस और मैथ को मिलाया, ठीक है, साइंस और मैथ को जब मिलाया तो काम बना, ठीक है। और माइकल हार्ट ने उनको सेकंड नंबर पे भी रखा है अपनी बुक में। मैंने वो बुक पढ़ी है, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने, लेकिन फर्स्ट नंबर पे तो ऑफकोर्स एक ही हैं जिनको रखा जा सकता है जो काबिल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक हो गया, आपको आप भी ये बुक पढ़ें जरूर, ठीक है। अब मेरा साइंस जो है ना वो जो शगफ है वो बहुत पुराना है, ठीक है। वो मेरे भाई ने मुझे थोड़ा सा गाइड किया था, बताया था कि ये डॉक्यूमेंट्री देखो वो डॉक्यूमेंट्री देखो, तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज देख देख के मुझे साइंस से काफ़ी शौक हो गया मेरा। उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो मैथ को इंट्रोड्यूस किया थोड़ा सा, कि एक्चुअल में जो ये हमें पढ़ाया जाता है बुक्स में ये ऐसी हवाई डजें नहीं है, नंबर लेने के लिए बोर्ड में टॉप करने के लिए ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें जो है ना बेसिकली बेसिक लेवल पे कोई ऐसी चीज़ बता रही होती हैं हमें जो किसी नए रास्ते की तरफ आपका दरवाज़ा खोलती है, ठीक है। एक्चुअल में जब रेवोल्यूशन मेरे जहन में आया ना साइंटिफिक, वो उसी वक्त आया कि जब मैंने देखा कि आइंस्टाइन ने कितने खूबसूरत तरीके से न्यूटन की थ्योरी को आगे एड्स अप किया और कहा कि एक्चुअल में ग्रेविटी कैसे काम करती है। वो फिर कभी आपसे बात करेंगे, ये बड़ा लंबा पॉडकास्ट हो सकता था, लेकिन मैंने इसको काफ़ी छोटा करा इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में साइंस जो है वो कहाँ से इवॉल्व हुई है। तो फिर जब न्यूटन ने अपने लॉज दिए, जब न्यूटन ने कैलकुलस बनाई, कैलकुलस मैं लाइबनिस को भी क्रेडिट देता हूँ कि लाइबनिस ने भी कैलकुलस की बुनियाद रखी। कैलकुलस ये होती है ना कि आप किसी चीज़ को जो है ना, मिसाल मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि आप किसी चीज़ को इंस्टेंटली समझना चाहते हैं ना कि एक इंस्टेंट पे क्या काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर एक 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे एक चीज़ गई है तो 2 - 1 आपको एक आंसर मिलेगा कि इसके अंदर दरमियान क्या चेंज हुआ है। लेकिन अगर आप कहें कि ये 2 और 1 के दरमियान जो 1.5 है इस पे क्या हो रहा है, तो आपको नहीं पता कि इस पे क्या हो रहा है। इस पे पता कराने के लिए जो है ना आप क्या करते हैं कि एक पॉइंट है वो 1 से निकल रहा है और 1.5 को अप्रोच कर रहा है, और एक पॉइंट है जो 2 से निकल रहा है और पीछे की तरफ आ रहा है और 1.5 को अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच करने का मुराद ये है कि वो उस पर पहुंच नहीं रहे बल्कि उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश करने में जो है ना एक कॉन्सेप्ट निकला लिमिट, कि लिमिट पहुंच रही है, उस चीज़ तक लिमिट कर रही है लेकिन उस तक पहुंची नहीं है। उस रीजन पे क्या आंसर है। मिसाल के तौर पे 1 है, 1.5 और 2 है, हमें 1.5 पे आंसर नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 2 तक छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और हम कहेंगे कि यार जब ये 1 और 2 के दरमियान यानी मिड पॉइंट पहुंचने लगे तो क्या आंसर होगा। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ को यूज़ करते हुए ना न्यूटन ने जो है ना वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। और इस चीज़ से जो है ना हमने अखज़ किया। फिर आगे जब इसके डिस्कवरी शुरू हुई तो न्यूटन का काम सबसे ज़्यादा जिसने इंप्लीमेंट किया वो आयलर थे, जिसको हम आयलर इक्वेशन, आयलर फलां, आयलर डीन, क्यों, क्योंकि उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया। फिर फ्रेंच आए, फ्रेंच जोसेफ जॉन फोरियर ट्रांसफॉर्म जिन्होंने दिया, वो फिर बड़ी लंबी गपशप है आपके साथ, वो बड़ा मजा करेगा, आपको समझ आएगी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फोरियर की एक खास शक्ल, टेलर सीरीज, मैक्लारन सीरीज, ये मैथ की बेसिक मैथ जो है ना उसने किस तरीके से फिजिक्स के अंदर अपने कदम, यानी साइंस के बेसिक साइंस के अंदर अपने कदम जमाना शुरू किए। किस तरीके से एस्ट्रोनॉमी ने अपनी जो है ना, गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप बनाया उसमें गैलीलियो ने पहली मतलब जुपिटर को देखा, वो तेरी खैर हो, ये दुनिया थी जिसको मैं देख रहा था। मैं इधर लिबर्टी मॉल जाता था, मैं यहाँ पर फलानी जगह जाता, ढिमकानी जगह लोगों को देखने के लिए, यार ये आसमान में कितनी आवाम है, आसमान में पूरी दुनिया बसती है भाई, आसमान को देखो जी, असल चीज़ तो आसमान देखने का है। नहीं किस चीज़ों को देखते फिर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मर जाना मैंने, ठीक है ना। और बस नुसरत फ़तेह अली खान का गाना लगाया और बस जी मस्त हो गया जी, बाहर में जाए सारा कुछ, ना नमाज़ों का ख्याल, ना अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का ख्याल, ना साइंस का ख्याल, ना किसी और चीज़ का, बस पागल हो गई। अबे आसमान को देख भाई, आसमान में कितना कुछ है। उसने जब पहली मतलब आप यकीन करें कि अब तो इस दौर में है ना, उस दौर में जब उसने टेलीस्कोप बनाया, ठीक है, अब टेलीस्कोप जब आसमान की तरफ किया, आप उस चीज़ को उस लम्हे को इमेजिन करें कि उसने एक नई दुनिया देखी। जब उसने उस सितारे की तरफ, जो मैंने आपको एक्सरसाइज की तरफ इशारा किया, आप जरूर जाकर करेगा, उसने जब टेलीस्कोप से उस सितारे को देखा, वो कितना खूबसूरत जुपिटर उसे नजर आया होगा। उन्होंने कहा वो ये क्या चीज़ है, वो कि ये तो है असल चीज़, जालिम तुझे क्या पता कि तू तू यहाँ पर बादशाहों को ढूंढता फिर रहा है, असल चीज़ तो देख क्या जुपिटर आसमान में क्या क्या है। जब उसने जुपिटर को देखा तो क्या आलम होगा उसका। तो जब न्यूटन ने जब रिलेशन कायम किया, ठीक है ना, कि किस तरीके से दरख्त से जब एक सेब गिरता है, ठीक है ना, ये वही फोर्स है जिस फोर्स से जो है ना अर्थ मून को खींचती है और सन अर्थ को खींचता है। ये एक बहुत बड़ी असम्पशन थी और बहुत बड़ी वो थी कि मैं कामयाबी थी, अचीवमेंट थी हजरत इंसान की। और फिर जब इसमें आगे गए, फिर इसमें जर्मन से जो काम किया, जर्मन से ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं था। मैं आपको टैलेंटेड की मतलब बताऊँ, टैलेंटेड मतलब ये है कि लॉजिक को उन्होंने इस तरीके से साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंटेशन की, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और बस साइंस को अपनी कमाल हद तक पहुँचा दिया। आज जितने भी हम साइंटिस्ट देखते हैं वो सब जर्मन के नतीजे है। आप साइंस अमेरिकन देख ले, जर्मन साइंटिस्ट, आप रशिया देख ली, जर्मन साइंटिस्ट, रशिया से चाइना भी रशियन साइंटिस्ट, रशियन जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है ना। हाँ, हिंद में ऐसे साइंटिस्ट हैं सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान, जिसमें साइंटिस्ट खुद काम करते हैं। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, इंसान के बच्चे बनके बकवास भटियों शटियों को छोड़ो भाई, इन खबीसों को आगे आओ, कुछ साइंस में काम करो, कोई पढ़ो, कोई फलसफे को पढ़ो। ये सिर्फ एक नमाज़ों को लेके बैठ जाना और इन चीज़ों को लेके बैठ जाना भाई, इससे थोड़ा सा बाहर आओ। मैं ये छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि किस तरीके से आपने डेवलपमेंट करनी है, उस तरीके से डेवलप करें। थोड़ा सा बात थोड़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसमें बाद में समझाऊंगा कि किस तरीके से जब एस्ट्रोनॉमी आई मार्केट में,
ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमी से किस तरीके से हम इवॉल्व हुए और फिर हमने जो है ना एक नई ब्रांच की उसमें वो रखी। उसके बाद फिर आगे जाएंगे, मैं आपको बेसिक नेचर बताऊंगा, ठीक है। खासतौर पर मैं फोकस ज़्यादातर जो है ना वो फर्स्ट सेकंड ईयर के लड़कों को करूँगा, लड़कियों को करूँगा, क्योंकि उनकी बुक्स भी मैं देखूंगा, वो पढ़ूंगा थोड़ी सी मैं, ताकि उसको मैं आपको बताऊँ कि अगर बेस क्वांटिटी, साइंस क्वांटिटी, ये डिराइव क्वांटिटी एक्चुअल में होते क्या है, फिर ये जो है ना मटीरियलिस्टिकली एटॉमिक लेवल पे कैसे काम करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। फिर एटॉमिक न्यूक्लियस को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह, बड़ा मजा आने वाला है हमको, ठीक है। आप लोग बस मेरी बातें सुने, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। हमारे लोग को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, और ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।